अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कानूनी पेचीदगियों के बावजूद मियाँ नवाज़ शरीफ की आमद पर मुस्लिम लीग नवाज़ एक ऐसी हाइप बना रही है कि जैसे उन्होंने आते ही मीनार पाकिस्तान में खड़े होकर एक विक्ट्री स्पीच करनी है। इस सारे अमल तक अदालत से मिलने वाली सज़ा को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। सियासी मुखालिफिन की मकबूलियत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अपनी 16 महीने की जो मखलूत हुकूमत की कारकर्दगी है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है कि वो ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो एक इश्तिहारी हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे इनका इस्तकबाल कैसे करते हैं, ये नज़रअंदाज किया जा रहा है। इन अवामी रद्द-ए-अमल को जो चंद रोज़ पहले मियाँ शहबाज शरीफ की गाड़ी के इर्द गिर्द नज़र आया, फोकस उनके इस्तकबाल की तैयारियों पर है और तैयारियों में अवलीन फोकस है बंदे इकट्ठे करना। कितनी तादाद में लोग बाहर निकलते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए। उधर लंदन से निकलने की तैयारी है तो यहाँ पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल को यकीनी बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर तारीख साज जलसा करने के दावे हो रहे हैं, बड़ा जलसा करने के दावे हो रहे हैं। जलसे को कामयाब बनाने के लिए लीगी हलकों की तरफ से ज़्यादा बंदे लाने पर कारकुनों को इनाम में मोटरसाइकिल देने के ऐलानात सामने आ चुके हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए कारकुनान को ट्रैक करने की प्लानिंग भी सामने आ चुकी है। सिर्फ यही नहीं, कराची से कारकुनों से भरी 2 ट्रेनें लाहौर के रूट पर डाली जा रही हैं। अभी तक तो मरीम नवाज़ शरीफ के शाहदरा जलसे पर बड़ी उंगलियां उठ रही हैं, जहां एक गली में भी लोग जमा नहीं हो पाए थे। क्या इन हालात में मीनार पाकिस्तान का पिंडाल भरना आसान होगा, तारीख़ी जलसा करना आसान होगा? सवाल यहाँ यह है कि पार्टी के क़ायद 3 बार वज़ीर आज़म और नहायत तजुर्बाकार सियासतदान होते हुए आज भी उनके चाहने वालों को इन हरबों से इकट्ठा करना एक सियासी हिकमत अमली तो हो सकती है, लेकिन जेन्युइन मकबूलियत की नफ़ी है। अब मसला ये है कि नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के रास्ते में कानूनी कई अगर मगर आते हैं, जिनको अबूर करके ही वो ज़ाहिर है चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की जो कोशिश है, कुर्सी है, उस तक पहुँच सकते हैं। बज़ाहिर बरतानिया से आने वाली जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें भी मुस्लिम लीग नून की इस हिकमत अमली का ये हिस्सा मालूम होती है, जिसकी बुनियाद पर वो अदालत से नवाज़ शरीफ की हिफाजती ज़मानत लेना चाहते हैं ताकि वो मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने के बाद अगले रोज़ अदालत में सरेंडर कर सकें। मगर मसला ये है कि अगर अदालत ने वो फ़ैसला ना दिया जो नून लीग चाहती है तो फिर क्या होगा? क्या सजा सजाया मेला कानूनी बदमज़गी का शिकार हो जाएगा? दूसरा अहम सवाल ये है कि अगर नवाज़ शरीफ को हिफाजती ज़मानत मिल भी जाती है और वो मीनार पाकिस्तान पहुँच भी जाते हैं, अगर आगे पिंडाल में लाखों की तादाद में लोग ही ना हुए तो फिर क्या होगा? क्या मुस्लिम लीग नून ये धचका बर्दाश्त कर पाएगी? क्योंकि ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि PDM हुकूमत की जो 16 महीनों की कारकर्दगी है, इसका खमियाजा वतन वापसी पर नवाज़ शरीफ को भुगतना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वाउडा ये मशवरा दे रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को वतन वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि 21 अक्टूबर को उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। इतना बुरा कि वो सियासत भूल जाएंगे। फैसल वाउडा का ये खदशा अपनी जगह ठीक लगता है कि 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ को अपनी अहलियत और मकबूलियत साबित करने का एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना होगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मुस्लिम लीग नून ठीक ठाक किस्म का पावर शो नहीं कर सकी तो इसका असर आम इंतखाबात पर पड़ेगा। ये तो फैसल वाउडा ने कहा था कि उन्हें नहीं आना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के साबिक इत्तेहादी बिलावल भुट्टो जरदारी को भी यही लग रहा है कि नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए नून लीग की तैयारी मुकम्मल नहीं है और उनके वज़रा जो हैं वो मंजर से गायब हैं। 15 दिन बाद 20 दिन बाद मियाँ साहब आ रहा है तो मुनासिब होगा कि ये पूरा बोझ जो है वो मियाँ साहब का खानदान सिर्फ ना उठाए, एक पूरा सियासी जमात का कायद है, इतना लंबा अरसा एग्जाइल काट के वतन वापस आ रहा है। तो ख्वाजा आसिफ साहब का अच्छा हुआ कि सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। मजीद एक्टिविटी होना चाहिए। जो बाकी हमारा कॉलीग्स है, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गायब हो चुके। जो मुस्लिम लीग नवाज के वजीर मुझे तो नजर नहीं आते। लाहौर में एक्टिविटीज करना चाह रहे हैं, नारोवाल में एक्टिविटीज होने चाहिए। खुशामदेद मियाँ साहब, खुशामदेद के शॉकिंग तो होता। बिलावल भुट्टो जरदारी इससे पहले मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का मशवरा शिकवा भी करते रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि नवाज़ शरीफ वापस आकर बयानिया क्या बेचेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून एहतसाब के बयानिए पर पहले ही समझौता करती नज़र आ रही है। अभी तो उनके सियासी हरीफ इमरान खान भी जेल में है, तो अपने नए बयानिए में सियासी विलन उन्होंने किसको बनाना है ये भी वाज़ेह नहीं है। आज तो मौलाना फजल रहमान ने यहाँ तक कह दिया है कि मुखालिफ क़ैद में हो और मैं जलसे करूँ, ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा। मौलाना फजल रहमान कैसा सियासी मैदान चाहते हैं, ज़रा सुनिए।
मैं जिससे जंग लड़ता हूँ फिर उसकी भी हाथ खुले होने चाहिए, मेरे भी हाथ खुले। मेरा मुखालिफ कैद में हो, मैं उसके खिलाफ जलसे और तकरीरें करूँ, मजा नहीं। मैं चाहता हूँ हर सियासतदान कि वो जेल से बाहर, लेकिन अगर कानून के घेरे में आया है तो फिर कानून तो फिर कानून होता है। न मैं उससे मुस्तस्ना हूँ, न आप मुस्तस्ना है, न कोई और। बज़ाहिर मौलाना साहब ये इलेक्शन में सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें। क्या मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वतन वापसी पर उठने वाले खदशात को अगले चंद दिनों में एड्रेस कर पाएगी? कि क्यों कहा जा रहा है कि सियासी और कानूनी चैलेंजेस के लिए मुस्लिम लीग नून तैयार नहीं है? इसकी वजूहात क्या हैं? मैं बात करूँगी। मुझे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, चंद रोज़ पहले जो शादरा में जलसा किया मरीम नवाज़ ने बहुत ही मायूस कुन था। लोगों की तादाद उस तरीके से नहीं थी, हालांकि सबको पता है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। अभी फैसल वाडा साहब की आपने बात सी, उन्होंने कहा कि बेहतर है कि वो ना आएँ, शर्मिंदगी होगी, इससे अच्छा है तो वो आते ही जेल में चले जाएं। वहाँ पर एटलीस्ट इस्तकबाल करने के लिए पुलिस वाले तो होंगे, लोग तो होंगे। मीनार पाकिस्तान जाकर क्या करेंगे? नीचे तो लोग होंगे नहीं, क्योंकि 16 महीनों में जो आप लोगों ने किया है, कैसे लोग आएंगे? और आप बात करें तारीखी जलसा करने की। शादिया, मैं यही कह सकता हूँ, मैं इन लोगों की सियासी सूझबूझ या सियासी शऊर से या ग्राउंड रियलिटी से ये वाकिफ़ नहीं है। जो भी ये बात करता है, बिलावल साहब ने बात की या बोर्डा ने बात की, हम लोग अपने हलकों में हैं और बाहर भी जा रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे जहाँ जहाँ हमें कहा गया है पार्टी की तरफ से। तो मैंने देखा है कि बड़ी जो आप बात करते हैं, हमारी अपनी जो कार्निंग मीटिंग होती हैं या हम वर्कर्स कन्वेंशन करते हैं, उसमें भी सैकड़ों और हज़ारों में लोग होते हैं। बिल्कुल मैं आप खुद कर रहा हूँ आजकल। तो वहाँ इमोशनल भी होते हैं, जज्बा भी होता है और जिसमें जोश भी होता है लोगों में। मैं तो हकीकत है, मैंने अभी खुशाब गया हुआ था, वहाँ भी मैंने देखा कि उस दूर दराज इलाके में भी लोग किस तरह चार्ज थे और वो आने को तैयार हैं रिसेप्शन के लिए और मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए। बाकी पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसमें मुखालफ भी होती हैं। बहुत सारी पार्टियां पाकिस्तान में, किसी की वोट बैंक है या नहीं है, लेकिन टीवी पे उनको स्पेस मिलती है, वो बादशाह करते हैं और कुछ। लेकिन शादरा के जलसे में क्या हुआ? वो जो एक्सपेक्टेड था मरीम नवाज के जलसे में लोगों का आना, या जो कह रहे थे, वो वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरा हाल सही तरीके से, खैर मेरा जो मैंने चेक तो नहीं किया, लेकिन मेरा सही तरीके से शायद वो एक तो शॉर्ट टाइम पे शायद किसी ने दावत दी, किसी हमारे साथी ने, तो शायद वो उस तरह नहीं कर सके बंदोबस्त जिस तरह होना चाहिए था। तो आप मानते हैं ना वो एक नाकाम था, वो एक्टिविटी नाकाम थी? नाकाम तो नहीं था, बड़ा चार्ज क्राउड था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वहाँ का कैंडिडेट भी आप लोगों का स्ट्रांग है। मलिक रियाज स्ट्रांग कोई है या नहीं है वो तो मैं नहीं कह सकता कौन स्ट्रांग है कौन नहीं है, लेकिन पार्टी का वोट बैंक है, शादरा गढ़ है, बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। यही तो हम कह रहे हैं कि शादरा गढ़ है और उसके बावजूद एक कामयाब जलसा नहीं कर सकी मरीम साहिबा। नहीं, इसको भी आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है लाहौर में किस तरह मोबिलाइजेशन हुई है, जहाँ जहाँ भी आप काम हो रहा है उसमें। परसों भी मरियम बीबी का लाहौर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा है, तो आपको पता चल जाएगा। 9 तारीख को उन्होंने रखा हुआ है कि क्या लाहौर की क्या पोजीशन है। 21 को क्या एक्सपेक्टेड है? कितने लोग इकट्ठे कर पाएंगे आप लोग? मेरा लाखों में होंगे, क्योंकि जो मैंने देखा है, देखे मैं खुशाब में था तो वहाँ पे बात हुई, तो वो जो उनको कहा गया कि यार आप दूर दराज हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो ट्रांसपोर्ट की भी है, क्योंकि लोगों को लाना और सारा सिलसिला करना। तो उन्होंने कहा जी हमारे इलाके से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा 5 टाइम्स या 10 टाइम्स ज़्यादा लोग जाएंगे और इंशाल्लाह आएंगे वो। और मुझे यकीन से मैं कह सकता हूँ वो लोग आएंगे। ऐसे कह देना कि जी लोगों को तो खुद आना चाहिए अपने कायद के इस्तकबाल के लिए। कहीं हम देखते हैं
राना साहब कहते हैं हम ऐप के ज़रिए चेक करेंगे, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है, जिसको जो टारगेट दिया हुआ है अब वो ये तो नहीं कहे, झूठ ना बोल सके कि हम इतने बंदे लेकर आए हैं। वो ऐप इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत क्यों पेश आई है, इतना स्ट्रिक्ट होने की क्या ज़रूरत है? लोगों को अपने कायद से प्यार होगा तो ज़ाहिर है वो आएंगे। तो कहीं मोटरसाइकिल लेन देने की बात हो रही है, तो इतना क्यों फिर वो लोगों से कह रहे हैं? एक पार्टी जो मुख्तलिफ लोगों को जो रहनुमा होते हैं मकामी, उनको ज़रूर कहते हैं, क्योंकि जो वर्कर होता है उसको फैसिलिटेट करना पड़ता है। लाहौर से तो लोग खुद निकल सकते हैं, लेकिन हमने मियाँ अली से आना है, किसी ने राजनपुर से आना है, या मेरे इलाके से 2 ट्रेनें आ रही हैं। नहीं, मुझे नहीं उसका पता, उनको वहाँ से लोग आएंगे, वो ट्रेन बुक कराएं या बसों पे आए या जहाज़ों पे आए, तो उन्होंने आना है। तो अगर ट्रेन उन्होंने कोई बुक भी कराई है तो इसमें क्या रह जाए, पहले भी ये प्रैक्टिस रही है, ये कोई नई बात तो नहीं। अब हमारे इस वक्त आप चंबे की बात समझते हैं कि ट्रेनें एक जब भी पॉलिटिकली लाखों बंदा तो पंजाब से इकट्ठा हो जाना था अपने ये आपको इतराज अगर लोग कराची से या नहीं, एतराज नहीं है, बिल्कुल एतराज नहीं है। आप कह रहे हैं लाखों इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन पंजाब जाहिर है आप लोगों का भी होंगे, लेकिन अगर दूर दराज इलाके से, सिंध से, बलूचिस्तान से, KPK से या राजनपुर से या दूर दराज इलाके से अपने कायद के लिए आ रहे हैं, तो आपको इतराज तो नहीं होना चाहिए। इसमें मैं हैरान हूँ। नहीं, हमें एतराज नहीं है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पंजाब से लोग इतने तो लाखों तो पंजाब से इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं हो निकलेंगे ना, लाहौर है, गुजरांवाला है, आप यकीन रखें यहीं से इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन लोग अपने जज्बे से, शौक से अपने कायद के लिए आ रहे हैं। तो उसमें मेरा ख्याल है पहले भी मुझे यही हैरानगी होती है, कौन सा जलसा है जहाँ सिंध से लोग नहीं आए, KPK से नहीं आए, चाहे आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। जब आप वहाँ पे धरने देते थे PTI वाले, KPK से जगह जगह से नहीं आते थे जनाब, बिल्कुल आते थे, बिल्कुल आते थे। राना साहब ये बताइएगा कि अगर हिफाजती ज़मानत नहीं मिलती है, जिस तरह आप कानूनी टीम कोशिश कर रही है कि अदालत को इस बात पर कायल कर लिया जाए, अदालत को ये हम समझाने पर समझा लें कि पहले वो जलसा कर ले मीनार पाकिस्तान, और उसके बाद अगले दिन आकर वो सरेंडर कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या एयरपोर्ट से डायरेक्ट उन्हें जेल जाना पड़ेगा? नहीं, हमें कभी उम्मीद है, यकीन है कि उनको प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी, क्योंकि उनके केसेस की जो है बेसिस हैं वो सारे के सारे बेसलेस हैं, झूठे हैं, और उनको इंतकामी कार्रवाई के जरिए हटाया गया। और अगर ऐसा नहीं होता तो उनका आना ठहर भी सकता है, रुक भी सकता है? नहीं, वो आएंगे इंशाल्लाह ताला 21 को आएंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊंगा, ये जो आप बात कर रहे हैं अगले दिन ही, अगर अदालत उनको 1 हफ्ते की, 10 दिन की, जितनी भी प्रोटेक्टिव बेल देती है, तो नेचुरली जो भी प्रोटेक्टिव बेल होती है या इंटरम बेल होती है या कुछ दिन के लिए होती है, तो उसके बाद हर सूरत उनको सरेंडर करना पड़ता है, जो भी जिसको भी मिली हो। तो मियां साहब ने तो हमेशा कानून के मुताबिक चले हैं, अदालतों का एहतराम किया है। कभी आपने देखा है कि मियां साहब की एक 100 पेशी हो तो 100 पेशी भी जाते थे? अच्छा, राना साहब, मौलाना साहब की ख्वाहिश है, उन्होंने बात की है कि मुखालिफ आपका जेल में हो और मैं उसके ख़िलाफ़ जलसे करता फिरूं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो कहते हैं मैं तो ये चाहता हूँ कि जंग भी हो रही हो तो मेरा जो मुखालिफ है उसके भी हाथ खुले हुए हों, अगर मेरे खुले हुए हैं, मतलब कि वो बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड, एक जैसा माहौल देने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं सब सियासतदानों को जेल से बाहर होना चाहिए। तो क्या आप लोगों की भी ऐसी ही सोच है? मौलाना साहब की इस बात से इत्तेफाक करते हैं आप? मौलाना साहब बड़ी हंसी आ रही है आपको मौलाना की बात पे? नहीं, मैं वज़ीर एक सियासतदान है, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि ये बड़ी अच्छी एक बात लग रही है, लेकिन नंबर 1 तो ये है कि अगर कोई अक्यूज्ड हो, जो कन्विक्टेड हो या अक्यूज्ड हो या किसी ऐसी वायलेशन में कानूनी तौर पे अंदर हो और केसेस उस पे हों, सीरियस केसेस हों, तो उसको मौलाना साहब क्या कहेंगे कि उनको पैरोल पे रहा करेंगे, जी आए आप जलसे करें। नंबर 2, मियां नवाज शरीफ साहब 2018 के इलेक्शन में जेल में थे जी, तो किसी को कोई ख्याल नहीं आया कि मियां साहब को छोड़ें। तो पूछे ना मौलाना साहब से, आपको तब क्यों नहीं ख्याल आया? नहीं, मैंने तो एक आपको बात की है, हकायक बयान किए हैं,
तो किस वक्त कौन जेल में होता है, किस तरह होता है, ये तो चीजें मेरा लिए एक तारीख है। तो मौलाना साहब ने किस सियाको सबाग में बात की है, किस उसके उनके बैक ऑफ माइंड में क्या था, ये खुद बता सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उनका इशारा इमरान खान की तरफ है तो इमरान खान तो एक जेन्युइनली केसेस उस पर बने हुए हैं जो सीरियस केसेस हैं। अभी तो मैं समझ बहुत सारे केसेस शायद उसकी कोई प्रोसेस हो रहा हो या वो नहीं, उस पर नजर बहुत बड़े सीरियस केसेस हैं करप्शन के और मिसयूज ऑथोरिटी के और बहुत सारे मामलात हैं। तो ये मौलाना साहब ने क्या किस तरह बात की है, मौलाना साहब उसका बता सकते हैं क्या उनका था। लेकिन हमें कोई इतराज नहीं कि कोई आए या ना जाए, ना हमने जेल में डाला है ना जेल से हमको लाने वाले हैं। लेकिन अदालतें उनको कोई समझती हैं रिलीफ देना चाहिए तो आ जाए, हम तो मैदान में हैं, इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब मेरे साथ थे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन के साथ सियासी जमातों की तादाद 172 हो गई है। हर सियासी जमात ज़ाहिर है अपना एक अलग मंशूर रखती है जिसके ज़रिए वो आवाम का एतमाद और वोट हासिल करने की कोशिश करती है। यानी जितनी सियासी जमातें उतने ही मंशूर, उतने आइडियाज़, तमाम सियासी जमातों के मंशूर में पाकिस्तान की तरक्की और आम आदमी की जो हालत है उसको बेहतर करने के रोड मैप दिए जाते हैं। लेकिन 76 साल के बाद भी आम पाकिस्तानी आज भी यही पूछ रहा है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे क्यों हैं, तरक्की कहाँ है। अब नई सियासी जमात IPP का भी यही दावा है कि बाकी जमातों की तरह रिवायती सियासत नहीं करेंगे। तो फिर सवाल यह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कैसी सियासत करने जा रही है, सियासत में ऐसा क्या नया करने जा रही है कि वो कह रहे हैं कि हम रिवायती सियासत से हट कर सियासत करेंगे। क्या ये महज सिर्फ एक स्लोगन ही है या इसके लिए बाकायदा कोई होमवर्क भी है, कोई रोड मैप भी तैयार किया है पार्टी ने। इस नई सियासी जमात IPP से पहले किसी ने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, किसी ने 50 लाख घर बनाने की तसल्लियाँ दी, लेकिन वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो गया। एक सियासी जमात तो वोट को इज्जत दो के दावे से ही फिर गई। ऐसे में रिवायती सियासत से हटकर कुछ करने का दावा बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन लाजिम है कि हम भी देखेंगे। मौजूदा सूरत हाल को लेकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का तो ये मानना है कि लोग मुस्लिम लीग नून, PTI और पीपल्स पार्टी की सियासत से तंग आ चुके हैं। मुस्लिम लीग कितनी मकबूल है लोगों ने शादरा जलसे में देख लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद है, जबकि PTI को शायद आइंदा इलेक्शन में उम्मीदवार ही ना मिले। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 13 अक्टूबर से जंग में इंतखाबी जंग और अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने जा रही है। अब देखना यह है कि अवामी रवैया क्या है, अवाम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और ये अवाम को देने के लिए क्या तसल्लियाँ रखते हैं। क्योंकि ये तो हकीकत है कि IPP में ज़्यादातर रहनुमा पहले तहरीक इंसाफ के साथ के बयानिए के साथ खड़े थे, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की एक भरपूर मुखालिफत थी। यानी उनके कारकुनान को अट्रैक्ट करना मुश्किल है। बाकी बची PTI तो इसकी मुखालिफत का बयानिया लेकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कैसे वोटर को कायल कर पाएगी सिर्फ मुखालिफत को लेकर, या उनकी कोई प्लानिंग में कोई नया वोट बैंक क्रिएट करना मुमकिन हो सकता है। क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बड़ी जमातों से मुकाबले के लिए किसी अलायंस का हिस्सा बनने पर गौर कर रही है या फिर इन्हिसार अपने बाजू पर ही किया जाएगा? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रही हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा, सीनियर रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आप लोग जब ये बात करते हैं कि हम जो बाकी जमातें हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इन जैसी रिवायती सियासत नहीं करेंगे, इनसे हटकर हम सियासत करेंगे, तो इससे क्या मुराद समझा जाए? क्या मतलब है कि रिवायती सियासत नहीं करेंगे? जाहिर है जब भी कोई पार्टी इलेक्शन के मैदान में उतरती है वो आवाम को रिलीफ देने की बात करती है, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने की बात करती है, अट्रैक्ट करती है आवाम को अपने मंशूर से, अपनी प्लानिंग से। आप लोग क्या करेंगे कि हम लोग भी ये कहने पर, देखने पर, सोचने पर मजबूर हो जाएं कि वाकई IPP रिवायती सियासत से हटकर सियासत कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, सबसे पहले तो माजरत ये है कि मैं चूँकि ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे लाइव शो में बीपर पे आना पड़ रहा है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं पहुँच जाऊँ, लेकिन नहीं पहुँच सकी हूँ। तो जो आपके इम्पोर्टेंट सवाल हैं
उनको देखते हैं, और वैलिड सवाल है क्योंकि इससे पहले भी हर सियासी जमात जो मैदान अमल में आई उसने नारा लगाया, हर एक के स्लोगन अवाम को मतवज्जो करने के लिए बड़े दिलफरेब स्लोगन रहे, और सब्ज बाग दिखाने में कोई भी जमात पीछे नहीं रही जब से पाकिस्तान बना। हमने ये जो मंशूर दिया है और जो एक अपनी सियासत के एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम अवाम के दरवाजों और दिलों पे दस्तक देने जा रहे हैं, उसमें बड़ी क्लैरिटी है। पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा कि आप क्या ऐसा मुख्तलिफ करेंगे, सबसे पहले तो हम ये मुख्तलिफ करेंगे कि हम थाने और कचहरे की सियासत को दफन करेंगे। कि भाई ये बात तो इमरान खान भी करते थे, व्हाट नेक्स्ट नहीं कर सके ना, इसीलिए तो वो आज जेल में बैठे हुए हैं। अगर कर जाते तो इस कौम के मसीहा और आने वाली नस्लों तक के हीरो होते। ये दो जो चैलेंजेस हैं इस कौम को, ये क्यों ऐसा है? थाने और कचहरी की सियासत सियासी डेरों के गिर्द क्यों घूमती है? कि हमारे इंस्टीट्यूशन एम्पावर नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूशन जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके अंदर इतनी सख्त नहीं है, और रूल ऑफ लॉ नहीं है, और मेरिट नहीं है। आप पूरी दुनिया के अंदर देख लें कि ये थाना और कचहरी, मेन के पुलिस एंड जुडिशरी, ये दो वो चीजें हैं जिसके साथ आम पाकिस्तानी की जरूरियात जुड़ी हुई हैं, और वो विक्टिम्स हैं। इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के अवाम विक्टिम हैं। अब जानबूझ के जो हमारी एक रवायती सियासत रही, उन्होंने अपनी उस सियासत को डेरों के अंदर यरगमाल बना लिया अवाम को और उनकी सोच को, और उसको अपना मती करने के लिए, तायब करने के लिए अपनी सियासत के, उन पे अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये अदारे जो थे। तो आप ये कह रही हैं कि आज का जो थाना कल्चर है, आज का जो कचहरी कल्चर है, ये हमारी सियासत के ताबे है, हमारे सियासतदानों के ताबे है? ऑफ कोर्स दिस इज रियलिटी। और जिससे ये नहीं करनी वो सियासत के उफक पे कामयाब हो ही नहीं सकता मौजूदा सिचुएशन में, क्योंकि आप जितना मर्जी सोशल वर्क करें, डेवलपमेंट के काम करें, लोगों को दे डैम केयर वो कहते हैं जी। थाने कल्चर में क्या तब्दीली, प्रायोरिटी पे क्या तब्दीलियां आप लोग देखना चाहते हैं? थाना कल्चर में क्या तब्दीलियां लाना चाहते हैं आप लोग? सबसे पहले हम इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की तरफ जाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि दुनिया भर के अंदर जो प्रोसिक्यूशन और आपका जो ये है लीगल सिस्टम, इसके अंदर एक डिफरेंस होना चाहिए। जो आपका प्रोसिक्यूशन सिस्टम इतना वीक है कि पहले तो कोई पकड़ा नहीं जाता, ताकतवर जो है वो कानून को मोड़ मरोड़ लेता है, लेकिन जब पकड़ा जाए तो प्रोसिक्यूशन इतनी वीक है कि वो इज्जत से बरी होके पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि एक कम्प्रीहेंसिव रोड मैप हमने जो बनाया है, हम इंस्टीट्यूशनलाइज प्लान ऑफ एक्शन की तरफ जाएं। सिर्फ पुलिस के यूनिफॉर्म बदलने से वो सोच नहीं बदली जा सकती, और वो थाना कल्चर को बदलने के लिए आपको रिफॉर्म्स चाहिए। वो सोशल रिफॉर्म्स हैं, वो आपकी लीगल रिफॉर्म्स हैं, वो आपकी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं। ठीक है, इदारों में रिफॉर्म्स आप लोगों ने लेकर आनी है, मतलब कि नया कुछ नहीं है। हर पार्टी ने इसका नारा लगाया है, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो नून लीग हो। हाँ, दावा आप बाकी पार्टियों की तरह आप लोग भी कर रहे हैं। अब देखना ही है कि आप लोग उस पर कर कितना। पार्टियों की तरह शाजिया एक मुख्तलिफ चीज उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी नंबर 1 तरजीह ये है, हमारी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी के अंदर उन्होंने कहा हम करने के लिए। इस वक्त मईशत आप लोगों की नंबर 1 तरजीह नहीं है क्या? बिल्कुल है, लेकिन मईशत को जो दीमक की तरह जो चीज चाट रही है वो यही है ना कि जो चोर है, जो डाकू है, जो इस कौम को लूटने वाला है वो आजाद फिर रहा है, और मईशत को जो है उसने नडाल कर दिया है, खुद वो ताकतवर हो गया है। तो यहाँ हमारी सोच ये है कि हमने शख्सियात परस्ती नहीं, हमने वतन परस्ती की तरफ जाना है, और हम इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करेंगे, शख्सियात को मजबूत नहीं करेंगे। कि भाई शख्सियात इतनी मजबूत हों कि वो अदारों को अपने तायब कर लें। ठीक है, हम अदारों को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि शख्सियात उनके ताबे हों। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो
किसी सियासी जमात ने आज तक हेल्थ और एजुकेशन को पॉलिटिसाइज नहीं किया। देखिए, जब तक एक एजुकेशन के इंडिकेटर्स अगर आप आज इस जदीद तरीन तरक्की के दौर में जहां दुनिया चांद पे पहुंची है, बाय द वे हमारी भी एक कौम की बेटी जो है निम्रा, वो चांद पे पहुंची है और वो जिस भी फैसिलिटेशन से पहुंची है, हमें फख्र है और कौम की इन बेटियों पे, और हमें ऐसी बहुत सारी बेटियां जो है वो स्पेस उनको में एम्पावर करना है। देखिए, ये जो एजुकेशन आज के दौर में आप देख लें कि आपका ख्वानदगी रेट क्या है, आपका लिटरेसी रेट क्या है। क्या ये शर्मनाक बात नहीं है कि हम लोग जो न्यूक्लियर पावर होते हुए जो हमारी लिटरेसी रेट को जब हम देखते हैं तो 50 के राउंड वो घूम रहा है। इसका मतलब आधी से ज्यादा कौम जो है आज भी आपकी वो एजुकेशन के उस प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं। ठीक है, हेल्थ की आपने बात की, आपको इस चीज़ को, हम भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। इमरान खान के दौर में जो हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया था उससे बहुत गरीब लोगों को फायदा पहुंचा था। देखिए, हेल्थ में वो हम उसके अंदर भी रिफॉर्म्स लाएंगे। किस तरह लाएंगे कि देखें, आप अफोर्ड कर सकती हैं, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मुझे तो वो सब्सिडाइज हेल्थ इंश्योरेंस मिलनी चाहिए। एक मैं कर सकती हूँ, मुझे नहीं मिलनी चाहिए। एक मोटरसाइकिल वाला, एक रिक्शे वाला, ये तो नहीं हो सकता कि जहाज उड़ाने वाले के लिए भी वही कार्ड और बाइक वाले के लिए भी वही बेनिफिट्स। आपको अपने मुल्क की मईशत के अंदर जितनी सकत है उसके मुताबिक प्रायोरिटीज बनानी है ना, ताकि वो सस्टेन करें चीजें। वो ये नहीं हो कि 6 महीने बाद बंद हुई हों। ये वो तमाम चीजें जो इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड की बुनियाद पे आपके प्राइमरी हेल्थ, आपकी टर्शरी हेल्थ, और आज भी आपको ये जान के हैरानगी होगी कि पूरे सार्क रीजन में आपका मदर मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा है। श्रीलंका, नेपाल, भूटान से भी आप बहुत पीछे हैं। ठीक है, ये वो काम है जो हमें करने की जरूरत है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मेगा, देखिए आपका इस वक्त चैलेंज बना हुआ है शाजिया, बिजली, और हर घर के अंदर ये अजाब है कि बिजली का बिल जो है ना वो बिजली बन के गिर जाता है। वो तो आप लोग अनाउंस कर चुके हैं ना 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने का। 300 यूनिट तक जी, वो तो आप लोग ऐलान कर चुके हैं। कैसे देंगे वो? अवाम के उस प्रायोरिटी से ही हम सेटल करेंगे चीजों को कि जो आपका ह्यूमन रिसोर्स पे हमें बताएंगे कौन इन्वेस्ट कर रहा है। आपने आज तक जो सबसे बड़ा कैपिटल है आपका, जो सबसे बड़ा एसेट है, उस पे ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट कहाँ हुई? हमने इन्वेस्टमेंट की मेट्रोज पे, हमने इन्वेस्टमेंट की ऑरेंज लाइनों पे। ठीक है डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। ये सब ज़ाहिर है इलेक्शन के प्रोसेस में होगा, आप लोग इलेक्शन कैंपेन करेंगे, लेकिन क्या इलेक्शन के लिए आप समझती हैं कि तमाम सियासी जमातों को बराबर मौके मिलने चाहिए? मौलाना साहब ने बड़ी एक डिफरेंट सी बात की। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि हर सियासतदान जेल से बाहर हो। अब अकेले इलेक्शन के मैदान में जाने का क्या फ़ायदा? तो आप लोग भी ये समझते हैं कि जो सियासतदान जेल में है उसको इलेक्शन के लिए बराबर मौके मिलने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए? एक तो है सियासी मुकदमात। सियासी मुकदमात जो है वो किसी सियासतदान पे नहीं होने चाहिए। हाँ। और सियासतदानों को सिर्फ विक्टिमाइजेशन का शिकार करके जेलों के पीछे डालने वाली रीत जो है उसको खत्म होना चाहिए। सही। आपके क्रिमिनल केसेस 9 मई के बाद जो हमारी एक पॉपुलर जमात ने जत्थे का रूप डाल लिया, अपने आप को एक मलेशिया बना ली, अपनी एक अपना जो है वो कर लिया, दहशतगर्द रूप धार के चढ़ाई की अदारों पे, तो वो जो क्रिमिनल ऑफेंस है उसका फैसला तो अदालतें करेंगी, ख्वाहिशात या उम्मीदों से वो नहीं जुड़ा हुआ। सही। अगर वो 9 मई ना हुआ होता तो कोई शख्स किसी सियासी लीडर को जेल में डालता तो सबसे पहले हम उसकी आवाज उठाते, इसको बाहर लाएं और इसको इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर इलेक्शन लड़ने का मौका दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिका मेरे साथ ही, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आजकल पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की खबर कोई ख़बर नहीं है। पता तब चलता है जब मार्केट में कुछ ख़रीदने जाओ, क्योंकि दो तरफ़ा जुल्म हो रहा है। कारोबारी मौक़े कम होने से और रोज़गार ना होने से क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है। उधर महंगाई अपने रिकॉर्ड्स बना रही है। पाकिस्तान में हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह जो है ये 38% तक पहुँच गई है कि आम आदमी के लिए अब 2 वक्त की रोटी एक बड़ा मसला बन गई है। एक तरफ आलमी मंडी में तेल सस्ता होने की वजह से इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान में अगले हफ्ते पेट्रोल 38 रुपये और डीज़ल 18 रुपये तक सस्ता हो सकता है। इसके साथ मुल्क में एक महीने के अंदर रुपए के मुकाबले में डॉलर 25 रुपये नीचे आया है। तो सवाल उठता है कि आलमी मंडी में तेल तो सस्ता हो गया है, डॉलर को रिवर्स गियर लग गया है, इसके बावजूद महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है, बढ़ रही है? इन तमाम इक़दाम के असरात आम आदमी की ज़िंदगी पर क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं? कुछ मुआशी माहिरीन का ये मानना है कि जब तक बिजली की कीमत कम नहीं होती महंगाई पर काबू पाना मुमकिन नहीं है, जबकि फ़िलहाल बिजली की कीमत कम होती नज़र नहीं आ रही। इसी तरह पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन की लागत भी महंगाई में इजाफे का बायस बनती है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब, माहिर मौशियात। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, बड़ी हैरानगी की बात है, अगर भी 38 रुपये पेट्रोल भी हमारे यहाँ सस्ता हो जाता है, डॉलर जिस तरीके से नीचे आया है, इन सब चीज़ों का असर एक आम आदमी की ज़िंदगी पर या उसकी क़ुव्वत ख़रीद पर क्यों नहीं हमें नज़र आता है? 2 रुपये भी पेट्रोल अगर बढ़ जाता है, चीज़ें आसमान से बातें करने लगती हैं, लेकिन जब पेट्रोल सस्ता होता है तब हमें महंगाई में कमी नज़र नहीं आती है। हमारा रुपया नीचे गिरता है, महंगाई बढ़ जाती है, रुपया थोड़ा तगड़ा होता है, महंगाई वहीं की वहीं रहती है। ये क्या फॉर्मूला है? शाजिया, जैसे और बहुत से शोबों में इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लिए जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उनसे कुछ बेहतरी जो है वो नज़र आ रही है। इसी तरह से कीमतें कंट्रोल करने पे भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो है वो लिया जाना चाहिए। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, डीजल की कीमत बढ़ी और हमने देखा कि उससे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए थे उनमें इजाफा हुआ, लेकिन उस कीमतें वापस आने के बाद आपने देखा कि कहीं पे भी वो किराए जो थे उनमें कमी नहीं आई। और इसी तरह जैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि ये तो कहा जाता है कि चूंकि रुपया जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा था, लिहाजा इम्पोर्टेड चीजें सारी महंगी हो गई, लेकिन जब रुपया स्ट्रांग हुआ तो इम्पोर्टेड चीजें सस्ती क्यों नहीं हो रही? तो उसकी वजह एक तो ये है कि वो सारी चीजें जो थी वो आज से 2 महीने पहले इम्पोर्ट हुई होंगी, जबकि रुपया अभी भी महंगा, उसका डॉलर महंगा था। लेकिन आपको लगता है कि 2 महीने के बाद 2 महीने के बाद वो सस्ती होंगी? अगर वो सस्ती इंपोर्ट करेंगे उसका असर आम आदमी तक पहुंचाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा मैं पुरुम्मीद हूँ, और उसकी वजह यही है कि ये जिस जिले का या जिस तहसील में एसी या डीसी एक्टिव होंगे वहाँ पे कम अज कम पेरिशेबल गुड्स जो हैं, खाने पीने की अशिया, उनकी कीमतों को आप थोड़ा सा कंट्रोल में देख सकेंगे। जहाँ पे मतलब कि हमारी कौम डंडे के जोर पे चलती है, इखलाकियात या ईमानदारी, इस चीज़ की हमें बहुत कमी नज़र आती है कि जब तक डीसीज नहीं लगेंगे, टीमें हम नहीं भेजेंगे मार्केट्स में, तब तक आपको कोई चीज़ सस्ती नहीं मिलेगी। बदकिस्मती से ऐसा ही है, और गो के ये कह दिया गया कि डीसी जो है उनको अब मजिस्ट्रेट के इख्तियारात हासिल हैं, लेकिन अभी भी उस पर जो रेगुलेशन बनना और नोटिफिकेशन होना जो है वो बाकी है। उसमें थोड़ा सा भी लीगल हुक्म जो है वो मौजूद है। तो अगर हम चाहते हैं कि अवाम जो है उसको थोड़ा सा रिलीफ मिले, और मैं दोबारा दोहराता हूँ कि ये रिलीफ बहुत ज़्यादा देर पा नहीं होगा, क्योंकि बिजली की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। अभी गैस की कीमतें सर्दियों में बढ़ी होंगी 40 से 45%। और अब तो मैं पढ़ रही थी कि गैस 24 घंटों में से सिर्फ 8 घंटे इन्होंने देनी है, उसके बाद गैस मिलेगी नहीं। जी, 2 ही चॉइसेस हैं, या तो महंगी गैस हो, क्योंकि जाहिर है कि हमारे जो अपने मुल्की वसाइल से गैस है वो कुएं अब खुश्क होते चले जा रहे हैं, और अगर हम इम्पोर्ट करके उसको सप्लाई करते हैं तो बहुत महंगी पड़ती है। तो हुकूमत के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो गैस जो है वो बड़ी महदूद मिकदार में लोड शेडिंग करके दे और कीमतों में इजाफा ना करे बहुत ज्यादा, या फिर यह है कि जो मार्केट रेट पे जिस रेट पे इम्पोर्ट हो रही है उसी रेट पे कीमतों में इजाफा किया जाए, जो कि महंगाई में मजीद इजाफे का बायस बनेगा। तो ये जो 2023-24 वाला जो साल है, ये बहुत ज्यादा इसमें हमें
जो महंगाई से रिलीफ की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। इस वक्त हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ देख रहे हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर आ सके ताकि 24 के बाद शायद चीजें थोड़ी सी बेहतर हो, लेकिन अभी जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ज़रिए जो उसको इस्तेमाल करके गलत इस्तेमाल करके जो नुकसान पहुंचाया जा रहा था, पहले जो इनिशिएटिव्स लिए हैं आर्मी चीफ ने, इस हुकूमत ने, यकीनन हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि डॉलर कंट्रोल हुआ, उसकी स्मगलिंग रुकी, बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए कि बहुत सारी चीज़ें स्टेबल होना शुरू हुई। अब ये जो स्टेप लेना है, बल्कि जो ले रहे हैं, इससे भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमारी मईशत को मजबूत करेगा। ये जैसे कहा जा सकता है ना कि बेहतर सिमत में ये इकदाम हैं और इनको बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था, लेकिन अगर हम उनसे ये तवक्को करें कि उससे रातों रात जो है वो कीमतें जो है वो नीचे आ जाएंगी, रातों रात रोजगार के मौके पैदा हो जाएंगे, एटलीस्ट डॉलर तो बाहर जाना रुक जाएगा। हाँ देखिए, लेकिन उससे अब जो दूसरा इम्पैक्ट आपको ये पड़ेगा कि जब इंपोर्ट बढ़ेगी, चूंकि बहुत सी चीजें जो कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड से आ रही थी या अगर पहले इंपोर्ट के जो थी वो रुकी हुई थी डॉलर ना मिलने की वजह से या महंगा होने की वजह से, जो ही इंपोर्ट बढ़ेगी तो पाकिस्तान में डॉलर का इनफ्लो जो है चूंकि एक्सपोर्ट हो नहीं रही है तो वो कम हो जाएगा और उससे दोबारा से रुपए की कदर पे प्रेशर जो है वो पड़ना शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त हमें जो तू करके ये वाला IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना है और मार्च में एक नए प्रोग्राम की तरफ जाना है। अगर हम ये नया ये मुकम्मल कर लेते हैं, अभी तो अक्टूबर में रिव्यू है, अब देखना ये कि उसमें हम लोग कितने पास होते हैं। इंशाल्लाह अक्टूबर वाला रिव्यू जो है मैं को बहुत बड़ा उसमें चैलेंज नहीं देख रहा। एक दो चीजें हैं जो कि हुकूमत उस वक्त तक नोटिफाई कर चुकी होगी, लेकिन असल जो इशू है वो सिर्फ अक्टूबर का रिव्यू नहीं, उसके बाद एक आखिरी रिव्यू भी है और फिर अगले प्रोग्राम की निगोशिएशन भी है। और वो प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बड़े वाइटल अहमियत का हामिल है। वो डिफॉल्ट और पाकिस्तान के दरमियान वो प्रोग्राम जो है वो एक ब्रिज होगा कि उसको डिफॉल्ट ना होने दे, और उसके लिए शायद अभी आपको कुछ और जो है टफ डिसीजन लेना पड़े, जैसे रिटेलर पे टैक्स वाला जो हमने पेंड किया हुआ है या इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, उसके टैक्सेशन और एक दो और चीजें जो हैं वो शायद अगले प्रोग्राम से पहले पाकिस्तान को नोटिफाई करना होंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद माहिर मईशत हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।